जादू तेरी नज़र में जादू दमन से हुआ गौरी का सामना। एक बार फिर से काली जादुओं से लड़ेगी गौरी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जादू तेरी नज़र के एपिसोड में विवान अपना सामान लेकर आता है और गौरी के साथ रहने का निश्चय करता है। वह यह स्पष्ट करता है कि यह तभी जाएगा जब वह गौस के साथ जाने के लिए सहमत होगी। उसकी जिद से निराश हो गौरी उसे चेतावनी देती है कि अगर वह नहीं गया तो वह पुलिस को बुला लेगी। हालांकि विवान से उसे याद दिलाता है कि घर उसके नाम पर है, जिसे उसकी धमकी बेअसर हो जाती है। और गौरी उसे बताती है कि चोल में रहना उसके लिए आसान नहीं होगा और यह चोल की जीवन शैली को अपनाने की चुनौती स्वीकार करता है। जब विवान पानी के लिए लंबी कतार देखता है तो वह हैरान रह जाता है। गौरी उसे बताती है कि अगर उसे पानी चाहिए तो उसे बाकी लोगों की तरह लाइन में खड़ा होना चाहिए। खुद को साबित करने के लिए दृढ़ संकल्पित विवान लाइन में लग जाता है, लेकिन जल्द ही इंतजार करते करते थक जाता है। माहौल को हल्का करने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में विवान अपनी शर्ट उतार देता है, जिससे आसपास की कई लड़कियों का ध्यान उसकी ओर आ जाता है, जिसमें से एक उसे लाइन में आगे लाने के लिए आमंत्रित करती है और वे सभी उसकी खुलकर प्रशंसा करती हैं। गौरी असहज हो जाती है क्योंकि लड़कियां विवान के साथ फ्लर्ट करती हैं और उससे अपनी बाल्टी भरने के लिए भी कहती हैं, जबकि विवान को यह सब अच्छा लगता है और वह उन्हें आकर्षित करने के लिए एक कविया की सुनता है। गौरी की इस ईर्ष्या बढ़ती जाती है, जिससे वह उस पर एक बाल्टी पानी डाल देती है। इस बीच दमन देख शेख दुष्ट इरादे के चाल में आता है। वह गौरी को विवान को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रभावित करने के लिए योजना बनाता है। दूसरी तरफ केसर को नदी के किनारे अकेले रोते हुए देख जाता है। वह एक लड़की को मदद के लिए पुकारते हुए सुनती है और एक अजीब सपना देखती है, जिसमें वह संकट में जागने से पहले नदी को जला देती है। चौल में वापस विवान रेखा और रारू को बिस्तर की कमी के कारण बाहर सोने के बारे में बात करते हुए सुनता है। सहानुभूति महसूस करते हुए वह फर्श पर सोने का फैसला करता है। गौरी देखती है कि मच्छर उसे परेशान कर रहे हैं और मदद करने की कोशिश में वह गलती से उसके ऊपर गिर जाती है। गौरी सुझाव देती है कि वह चाहे तो जा सकता है, लेकिन विवान नहीं रहने की जोर देता है। गौरी चली जाती है, विवान को मच्छरों से जूझना जारी रखने के लिए छोड़ देती है। बाद में केसर चुपचाप घर लौटती है और अपने पालतू पक्षी से बात करती है। उसे आश्वस्त करती है कि वे जल्द ही भाग जाएंगे। वह पक्षी को आज़ाद करने की बात करती है, लेकिन आदित्य के फ़ोन से उसकी योजना बाधित हो जाती है, जो उसके फैसले का संकेत देता है। उस रात गौरी को एक अजीब और परेशान करने वाला सपना आता है। वह देखती है कि कोई जो उसे छायादार चीज़ उसके घर में घुसती है और उसका हाथ पकड़कर उसे एक अंधेरी और डरावनी जगह पर खींच ले जाती है। वहाँ वह उसे कौओं से घिरी हुई दंश से भिड़ जाती है। वह उससे बताता है कि वह प्रथम लोक से आया है और वह विवान को नुकसान पहुँचाना चाहता है। हालांकि सुरक्षात्मक शेर दिखाई देते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि गौरी देवी की सच्ची भक्त है। अपनी आंतरिक शक्ति को बुलाते हुए गौरी दंश पर एक त्रिशूल फेंकती हैं, जो प्रभाव से गायब हो जाता है। वह माँ को अभी को आशीर्वाद धन्यवाद करती है और दुष्प्रभाव से जागती है, गहराई से हिल जाती है। विवान के पास भागते हुए गौरी उसे कसकर गले लगाती है, उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित। जब वह उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो अपने डर को साझा करती है। विवान उसे आश्वस्त करते हुए कहता है कि जब वह उसके घर आया था तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। हालांकि गौरी को कुर्सी से एक चाकू फंसा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है। वह विवान से सावधान रहने और सतर्क रहने से आग्रह करती है। जी हाँ दोस्तों, विवान से वो बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखो, अगर कुछ भी हो जाता है तो फिर विवान बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो गौरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गौरी की संघर्ष भरी सुबह से और नई नौकरी के तलाश में अपने घर से और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता। निराश होकर वह अपनी पुरानी ज़िंदगी की ओर लौट रही होती है। तभी अचानक वह मिलती है विवान के डुप्लीकेट से, जो असल में कामनी का बेटा दवंश है। उसी वक्त असली विवान भी वहाँ
वहां आता है और गौरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन गौरी उसे साफ मना कर देती है। वो नहीं सुनना चाहती कोई सफाई। कोई गौरी कहती है, वह मैं बड़ा पाव लेने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब मैं लौटूँ तुम जा चुके हो। इस बीच असली विवान गौरी से मिलने के लिए आता है, लेकिन रास्ते में उसका सामान खो जाता है। उसके ही डुप्लीकेट दवंश से विवान पूछता है, तू कौन है? दवंश जवाब देता है, मैं ही हूँ। तुम फिर खुद को कामनी का बेटा बताता है। दोनों के बीच झड़प शुरू हो जाती है। दवंश विवान से कहता है कि वह उसकी जगह ले लेगा और शिवराज विश्वास विवान को खत्म कर देगा। विवान हमले की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। दवंश उस पर जादू करता है और उस पर हंसता है। गौरी लौटती है और देखती है कि अब विवान की जगह कोई और है। दवंश अब विवान की तरह एक्टिंग करता है, वही अंदाज, वही हाव भाव, ताकि गौरी को लगे कि वह वही असली विवान है। वह उसे चूड़ियाँ देता है ताकि वह भरोसा कर ले। गौरी जब चूड़ियों को छूती है तो उसे कुछ अतीत की झलकियाँ दिखाई देती हैं। विवान या शायद दवंश दंड कहता है कि उसकी माँ कामनी ने उसे बचाने के लिए सब किया है और वह नहीं चाहता था कि गौरी उसकी माँ को माफ़ करे, बस एक बार उसके साथ चले। गौरी कहती है, वीणा से मैं जवाब मांगती रही, लेकिन वह हमेशा झूठ बोलती रही। वह साफ कह देती कि मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ और अब वापस नहीं जाऊँगी। दूसरी ओर दवंश एक रहस्यमयी पेड़ के पास पहुँचता है। वो पेड़ से कहता है कि उसे वही ऊर्जा चाहिए जो दयान समिति को शक्तिशाली बनाए। वह पेड़ की मिट्टी निकालता है और उसी वक्त प्रथम वंशी देख लेता है कि किसी ने प्रथम तेज से जादू करने के लिए कहा है। और इस रहस्य और रोमांचक के साथ एपिसोड होता है खत्म। अब आप बताइए, गौरी दवंश की सच्चाई पहचान पाएगी? क्या विवान वापस लौटेगा या रिश्वा उसे खत्म कर देगा? प्रथम तेज की शक्ति का अगला इस्तेमाल किसके लिए होगा? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कि वह अब उसके परिवार का हिस्सा है और वह उसका समर्थन करने के लिए बाध्य है, लेकिन उसकी नज़र में वह वास्तव में उस पर भरोसा नहीं करता है। वह व्यक्त करती है कि वह अभी भी उसकी दुनिया में एक अजनबी की तरह महसूस करती है और विवान समान रूप से उलझन में महसूस करते हुए अपनी माँ के प्रति उसकी भावनाओं के बारे में भी यही कहता है। बहस विवान के चले जाने और अपने पीछे का गेट बंद करने के बाद समाप्त होती है, जिससे गौरी अकेली रह जाती है। अपनी हताश के बावजूद विवान का दिल बदलने लगता है और वह गौरी पर भरोसा करने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ प्रथम वंशी चर्चा करता है कि कामनी कुछ बड़ी योजना बना रही है। वह बताता है कि रिश्वा की जगह किसी के ऐसे व्यक्ति ने ले ली है जिसकी मौजूदगी में एक अंधेरा है। उसी समय विवान का हमशक्ल चुपके से केसर को अपने घर ले जाता है। केसर अभी भी होश में है, एक अपरिचित जगह पर जागती है, बेचैन महसूस करती है, जबकि डुप्लीकेट विवान चुपचाप उस पर नज़र रखता है। इस बीच गौरी अपने पुराने घर लौट आती है। चारू उसे गर्मजोशी से गले लगाती है और जल्दी से जान जाती है कि गौरी के पास अलौकिक शक्तियां हैं। उत्सुक और चकित होकर वह गौरी से उसकी क्षमताओं के बारे में पूछती है। रेखा पूछती है कि क्या हुआ है, क्यों लौट कर आई हो? जी हाँ दोस्तों, लौट के गौरी वह स्पष्ट करती है कि वह उसकी आखिरी यात्रा होगी। वह रेखा से दृढ़ता से कहती है कि उसने पिछले 14 साल में उससे कभी भी नहीं मांगा और अब वह बोझ नहीं बनना चाहती है। गौरी जोर देती है कि वह उसका खर्च उठाएगी और सम्मान के साथ जिंदगी। रेखा चारू से शिकायत करती है कि गौरी बड़ों से बात करना नहीं जानती, लेकिन चारू इसे आत्मसम्मान कहती है। इस बीच केसर को एक पुरुष और महिला द्वारा ठंडे व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जो उसके चाचा और चाची निकलते हैं। वे उसकी आलोचना करते हैं और देखते हैं कि उसके कपड़े फटे हुए हैं। चाची उसे डांटती है और पैसे मांगती है, जबकि चाचा पिछली गलती के लिए परिणाम भुगतने की धमकी देता है। केसर उनसे विनती करती है कि वे उस पक्षी को चोट न पहुंचाए जिसका इस्तेमाल वे इस पर दबाव बनाने के लिए करना शुरू कर देते हैं। वह किसी तरह पैसे का इंतजाम करने का वादा करती है। वह अनक्षा से उसे एक आखिरी मौका देते हैं। विवान के घर वापस आकर वह और गौरी दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। गौरी को उनके बीच हुई कठोर शब्दों की याद आती है और विवान उसके बारे में अपने संदेहों पर विचार करता है। उनकी भावनाएं गहरी होती हैं। विवान बचपन
के जूते की एक जोड़ी देखता है जो उसे गौरी की याद दिलाती है, और गौरी को विवान की कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो वही भावनाएं जागती हैं। दोनों रोने लगते हैं। लालसा और उलझे तनाव से विभूत उस समय गौरी को खिड़की से कोई उसे देख रहा दिखाई देता है, और वह जल्दी से उठकर देखती है कि वह कौन है। अगली सुबह वीना भगवान भोलेनाथ के सामने एक दिया जलाती है। गहरे विचारों में डूबी हुई उसे याद आता है कि गौरी ने उसके बारे में कुछ पता लगा लिया है। शारदा उसके पास जाती है और वीना को याद दिलाती है कि सच छिपाने की वजह से गौरी घर छोड़कर चली गई है। वीना डरी हुई है। वह कबूल करती है कि अगर सच सामने आ गया तो विवान उसे दूर चला जाएगा। शारदा उसे जोखिम उठाने और सच बताने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसे याद दिलाती है कि ऐसा करना सही है। वीना अभी भी हिचकिचा रही है। उसे डर है कि सच उसके सामने कामनी के पिछले संबंध को उजागर कर देगा। तभी विवान बातचीत सुन लेता है। शारदा उसकी ओर मुड़ती है और कहती है कि गौरी शुरू से ही सही थी। यह वीना ही थी जिसे गौरी के माता पिता का पता बताया था। जी हाँ दोस्तों, अजीबोगरीब आवाज़ें सुनते हैं। जांच करने के लिए दौड़े वे कामनी को सोफे पर शांत बैठे हुए देखकर शौक जा गए। विवान और गौरी तुरंत अपने परिवार की जांच करने जाते हैं, लेकिन कामनी विवान से भिड़ जाती है और कहती है कि वह अपने बेटे को लेने आई है। विवान उसे अपनी मां मानने से इनकार करता है और उसे चेतावनी देता है कि वह चली जाए, अन्यथा वह कठोर कदम उठाएगा। कामनी ने जवाब में धमकी दी कि अगर वह नहीं माना तो वह अपने परिवार के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। विवान पीछे नहीं हटता। कामनी से कहता है कि यह शांति से जाने का उसका आखिरी मौका है। फिर वह उस पर हमला करता है, लेकिन वह कुशलता से अपना बचाव करती है। इस बीच सिया और हर्ष असमंजस में स्थिति में हैं। उन्हें नहीं पता कि सावमणि वहाँ मिलेगी। हर्ष सिया से पूछता है कि क्या वह गौरी की एकमात्र रक्षक है। तभी उन्हें कोई व्यक्ति उनके पास आता है दिखाई देता है। हर्ष सहज रूप से उस आकृति पर बंदूक तानता है, लेकिन सिया उसे चारू के रूप में पहचान जा लेती है। सिया समझाती है कि चारू एक भविष्यवक्ता है और वर्तमान संकट से निपटने में उसकी मदद कर सकती है। घर वापस आकर कामनी जोर देती है कि विवान उसके साथ आए, लेकिन विवान उसे बताता है कि वह अपने परिवार को बचाने की उम्मीद में जाने को तैयार है। परिवार के सदस्य उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, उसे न जाने का आग्रह करते हैं। वे उसे एक गंभीर गलती करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामनी उनको प्रयास का मजाक उड़ाती है। गौरी आगे बढ़ती है और सभी को आश्वस्त करती है कि प्यार और एकता कामनी की बुराई के खिलाफ उनके सबसे मजबूत हथियार हैं। वह कामनी से कहती है कि वह कभी सफल नहीं होगी। भगवान राम की बुरी ताकतों से खिलाफ जीत का उदाहरण देते हुए कामनी गौरी की बातों को खारिज करती है। दावा करती है कि अब कोई भी देवैया सब हस्तक्षेप नहीं है उन्हें बचा सकता है। हालांकि गौरी को भरोसा है कि वह भगवान का आशीर्वाद उसे हराने के लिए काफ़ी है। कामनी ने कहा कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता और वह हमेशा जीतेगी। इस बीच